हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष दुबे। दिस इज द लेक्चर ऑफ मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसा कि हम लोग मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में बात कर रहे थे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो डिफरेंट मैकेनिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, एंगुलर मेजरमेंट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। अब पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए आपका इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस किया था मैंने। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर के बारे में बताया था मैंने, थर्मिस्टर के बारे में बताया था मैंने, और थर्मोकपल के बारे में बताया था। आज मैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करूँगा पायरोमीटर्स के बारे में, पायरोमीटर्स और बायोमेट्रिक थर्मोमीटर के बारे में। ये पायरोमीटर है और बायोमेट्रिक थर्मोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे मिक्स मत कीजिएगा, इसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आगे भी काम आएगा, ये क्वेश्चन काम आते हैं। तो चलिए आज मैं पायरोमीटर की बात करूँगा। देखिए, पायरोमीटर जो होता है, पायरोमीटर आया क्यों? जैसे अब तक जो इंस्ट्रूमेंट आप लोग यूज कर रहे थे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो यूज कर रहे थे मेजरमेंट के लिए, वो इंस्ट्रूमेंट कॉन्टैक्ट टाइप के इंस्ट्रूमेंट थे। कॉन्टैक्ट टाइप मीन्स आप देख रहे थे जो भी, अगर मान लो किसी भी हॉट बॉडी है, हॉट बॉडी मीन्स गर्म वस्तु है, गर्म लोहा है, अगर मैं उसका टेम्परेचर मेजरमेंट देखना चाहता हूँ कि कितने ताप पे है, तो उसको उसके संपर्क में लाना पड़ता था, कॉन्टैक्ट पे लाना पड़ता था, कांटेक्ट में लाना पड़ता था कि नहीं। जैसे मैंने जैसे मैंने थर्मोकपल में बताया था कि थर्मोकपल में क्या करते हैं। देखो, थर्मोकपल में यहाँ इसके एक जंक्शन पे लाते हैं ना, यहाँ पे इसके एक जंक्शन पे जिस हॉट बॉडी का मेजरमेंट करना है, जिस बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट करना है, हॉट या कोल्ड, उसको इस जंक्शन पे लाते हैं तो टेम्परेचर बताता है। संपर्क में आया कि नहीं आया कपल के। और इसमें भी क्या नाम है आपका, ये इंस्ट्रूमेंट थर्मिस्टर होता है। ये थर्मिस्टर में भी यही होता है। थर्मिस्टर में मैंने बताया था कि जैसे यहाँ पर भी इस इंस्ट्रूमेंट को, थर्मिस्टर को भी क्या करते हैं, इस थर्मिस्टर को भी आप जब तक हॉट बॉडी के संपर्क में या कांटेक्ट में नहीं लाएंगे तब तक मेजरमेंट नहीं देगा। समझ में आ गया। लेकिन जो पायरोमीटर होता है, पायरोमीटर ये नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। क्यों नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का क्यों होता है? क्योंकि जो भी हॉट बॉडी होती है, जैसे मान लो किसी भी गर्म लोहा या गर्म वस्तु कुछ भी है, उसका टेम्परेचर हमें मेजरमेंट करना है, तो वो उसके संपर्क में नहीं लाते हैं, उससे दूर रखते हैं। तो इससे एक फ़ायदा हुआ हमारा। क्या फ़ायदा हुआ? इससे हम हाई टेम्परेचर को भी मेजरमेंट कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर में जैसे मान लो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरह के इतने हाई टेम्परेचर को हम मेजरमेंट कर सकते हैं। इसलिए पायरोमीटर का यूज होता है। जैसे जो भी थर्मोकपल हुआ, ये सब हुआ, अगर ये जो भी मेजरमेंट थर्मिस्टर हुआ, ये भी जो इंस्ट्रूमेट होते हैं, टेम्परेचर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अगर इनको बहुत ज़्यादा गर्म बॉडी के संपर्क में लाया जाए तो ये काम नहीं करेंगे और टूट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, आगे पिघल जाएंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो पायरोमीटर है, ये संपर्क में नहीं आता है, तो इससे क्या होता है कि हम हाई टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। जैसे पहला है आपका रेडिएशन पायरोमीटर। देखिए, पहले पढ़ेंगे हम लोग रेडिएशन पायरोमीटर, दूसरा पढ़ेंगे ऑप्टिकल पायरोमीटर। पहले हम देखेंगे रेडिएशन पायरोमीटर। देखिए, रेडिएशन पायरोमीटर, जैसे नाम से लग रहा है कि इसमें रेडिएशन का कुछ फिनोमिना होगा। रेडिएशन, आप जानते हो कि कोई भी हॉट बॉडी होती है या कोई भी गर्म वस्तु होती है, वो क्या करती है, अगर उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे तुम, तो उससे रेडिएशन निकलने लगती है, उससे विकिरण ऊर्जा निकलने लगती है। आप लोग एक बात जानते हो, जैसे तभी तो आप हमको फिलामेंट लाल कलर का दिखाई देता है, फिर या तो येलो कलर का लाइट दिखाई देता है। तो मतलब अगर जितना ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो उससे विकिरण ऊर्जा बढ़ती जाती है। तो उसको का स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ आप लोग जानते होंगे, आप लोग थर्मल में पढ़े होंगे कि जो भी विकिरण ऊर्जा होती है
उसके टेम्परेचर के एब्सोल्यूट, ये जो टेम्परेचर होता है केल्विन में होता है, टेम्परेचर के पावर 4 के, टेम्परेचर के पावर जो ई होता है टेम्परेचर के पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स अगर जितना ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे, जो विकिरण ऊर्जा है, मीन्स उससे जो किरण निकलेगी, रेडिएशन निकलेगा, जैसे सूर्य क्या है, सन आपका क्या है, सन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, सन का टेम्परेचर 2 × 10 के पावर 7 डिग्री सेंटीग्रेड केंद्र का टेम्परेचर और सरफेस का टेम्परेचर 6000 केल्विन या 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो वहाँ से जो भी इतने ज़्यादा टेम्परेचर जब हो जाता है तो वो विकिरण के रूप में आने लगता है हमारे अर्थ पे और स्पेस में आ जाता है। तो देखो उसी तरह से बॉडी का जो भी अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो विकिरण के रूप में ऊर्जा निकलती जाती है। तो देखो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ आप लोग जानते हो, E = जैसे मान लो कोई ब्लैक बॉडी है, उसमें क्या होता है, E = ब्लैक बॉडी सिग्मा T के पावर 4। सिग्मा क्या है, सिग्मा है आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये आप लोग जानते हैं। अगर मान लो कोई भी ब्लैक बॉडी नहीं है, कोई ऑर्डिनरी बॉडी है, जैसे वाइट बॉडी है, ब्लैक बॉडी मीन्स काला रंग नहीं, ऐसा नहीं, ब्लैक बॉडी वो बॉडी होती है, ब्लैक बॉडी वो बॉडी होती है कि जो अपने ऊपर पड़ने वाले सभी विकिरण को या सभी ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेती है, या और आवश्यकता पड़ने पर उसे सभी विकिरण ऊर्जा को आपको दे भी सकती है, रेडियस विकिरण कर देती है। समझ में आ गया? तो वो होता है ब्लैक बॉडी। लेकिन जो आपका ऑर्डिनरी बॉडी होती है उसके लिए क्या करते हो, उसके लिए E = सिग्मा T के पावर 4 होता है, एप्सिलॉन भी लगा देते हो। ये बात आप लोग, एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन ये होता है एमिसिविटी। एमिसिविटी क्या होता है, E मीन्स अगर मान लो वाइट बॉडी है तो उसके लिए विकिरण ऊर्जा E/EB। EB मीन्स ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन ऊर्जा, ब्लैक बॉडी से रेडिएशन जो ऊर्जा होती है क्या होती है, सिग्मा T के पावर 4। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E की वैल्यू इसमें तिर्यक गुणा कर दो एप्सिलॉन और EB में, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन × EB। तो अभी मैंने EB बताया था, EB के सिग्मा T के पावर 4 होता है। तो देखो आगे, ये एक्चुअली बताना नहीं था लेकिन मैंने बता दिया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, जान जाओ। तो आप लोग ये जानते हो कि रेडिएशन पायरोमीटर रेडिएशन पे डिपेंड करता है कि कोई भी बॉडी है वो अगर जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो वो विकिरण ऊर्जा के रूप में आपको रेडिएशन देता रहेगा। समझ में आएगा? अब देखो इसमें अरेंजमेंट क्या होता है, इसमें देखो कोई भी जो बॉडी है, जैसे मान लो इसे टेम्परेचर मेजरमेंट कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। ये हॉट बॉडी है, हॉट बॉडी मीन जिसका हमें एक बताओ, जिसका टेम्परेचर हमें मेजरमेंट करना है उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस तरह से इसका टेम्परेचर रहेगा। अगर मान लो ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो रेडिएशन भी ज़्यादा देगा, ये बात आप लोग जानते हो। तो यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस की सहायता से हम क्या करते हैं, कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है, जितने भी विकिरण ऊर्जा होती है, मैंने बताया था कन्वर्जिंग लेंस के बारे में जब मैं ऑटो कोलिमेटर पढ़ा रहा था, वहाँ पे कोलिमेटिक लेंस, जो लेंस होता है, जो उत्तर लेंस होता है, वो क्या करता है, सभी आने वाली जो भी विकिरण ऊर्जा आती है सबको एक जगह केंद्रित कर देता है। कहाँ पे केंद्रित करता है, फोकस पे केंद्रित करता है। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट है जो, इसका हमें टेम्परेचर मेजरमेंट करना है, मीन्स इसका हम देखना चाहते हैं कौन से तापमान पे है ये। तो क्या करते हैं, यहाँ से अब जानते हो कि आप अभी बताया मैंने कि कोई भी जब बॉडी हॉट रहेगी, गर्म रहेगी बॉडी, तो क्या होगा, वो विकिरण ऊर्जा देगी। तो विकिरण ऊर्जा, यहाँ से जो विकिरण ऊर्जा आई, कन्वर्जिंग लेंस क्या करेगा, उसको एक जगह इकट्ठा कर देगा। अब देखो यहाँ पे जो इकट्ठा कर देगा, तो यहाँ पे आपका थर्मोकपल लगा होता है, थर्मोकपल। देखो अब तुम कह रहे होगे सर जी थर्मोकपल क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि ये तो रेडिएशन पैरामीटर। देखो बेटा, थर्मोकपल इसलिए लगाते हैं क्योंकि देखो थर्मोकपल में क्या होता है, दो मेटल होते हैं, दो मेटल यहाँ पे जंक्शन बना देते हैं। तो ये इसका एंड हॉट एंड हो जाएगा, ये कोल्ड एंड हो जाएगा। जो वीडियो नहीं देखे, पिछला वीडियो देखें, ये हॉट एंड हो जाएगा, ये कोल्ड एंड, मतलब दोनों को अलग अलग टेम्परेचर होगा। ये तो ठंडा ही रहेगा, एक एंड, ये एंड हॉट हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा। क्यों ये हॉट एंड हो जाएगा, क्योंकि
इस एंड पे इस जगह पे आप जो भी विकिरण ऊर्जा आ रही है वो एक जगह इकट्ठा हो रही है, तो हॉट एंड से क्या होगा, इसका एंड हॉट हो जाएगा, तो इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से इसमें ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाएगा। वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों के टेम्परेचर, मान लो यहाँ पे एकत्रित हो गया, इसका टेम्परेचर पहुँच गया 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर मान लो 85 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ज़्यादा अंतर हो गया, तो इन्हीं टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ईएमएफ जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण करंट जनरेट हो जाती है, तो वही हम यहाँ पे पोटेंशियोमीटर की सहायता से देख लेते हैं कितना करंट है, या पोटेंशियल देख लेते हैं, ईएमएफ देख लेते हैं, वहाँ से पता चल जाता है कि कितनी, वही ईएमएफ किसके फॉर्म में होता है, वही ईएमएफ समझ लो, ईएमएफ को देख के हम पता करते हैं कि इस हॉट बॉडी का कितना टेम्परेचर है। समझ में आ गया, ये होता है। अब देखो इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है, देखो ये जो थर्मोकपल हुआ आपका, जो थर्मोकपल है ये हॉट बॉडी के संपर्क में नहीं आया, क्यों, देखो हॉट बॉडी तो बहुत दूर है, हॉट बॉडी से जो भी टेम्परेचर आ रहा है, जो भी विकिरण ऊर्जा आ रही है, उस विकिरण ऊर्जा को ये लेंस क्या कर रहा है, एक जगह इकट्ठा कर रहा है, तो कहाँ कॉन्टेक्ट, देखो नॉन कॉन्टेक्ट है, संपर्क में आ ही नहीं रहा है। लेकिन जो थर्मोकपल अगर डायरेक्ट तुम मेजरमेंट करना चाहते हो, जैसे मान लो ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रहे किसी बॉडी को, तो वो डायरेक्ट इसी के संपर्क में ला दोगे आप। समझ में आ गया, ये होता है आपका रेडिएशन पैरोमीटर। अब देखते हैं ऑप्टिकल पैरोमीटर। देखिए जैसे इसमें दो टोटल रेडिएशन और पार्शियल रेडिएशन का सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। देखो थर्मोपाइल क्या होता है, थोड़ा बता देता हूँ। थर्मोपाइल क्या होता है, थर्मोपुंज। देखिए थर्मोपाइल क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये जो पतले पतले स्ट्रिप दिखाई दे रहा है ना, जो डायग्राम में, ये एक एक थर्मोकपल होते हैं, छोटे छोटे थर्मोकपल का ग्रुप होता है। देखो एक थर्मोकपल, एक थर्मोकपल का तो मैंने वीडियो बनाया था, पीछे लेक्चर जाके देखिए अगर नहीं देखे हैं, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा थर्मोकपल। वैसे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। थर्मोकपल होता है जिसमें चित्र में दिखाया गया, थर्मोकपल को चपटा और ब्लैकेंड कर दिया जाता ताकि उनके द्वारा उन पर पहुंचने वाली समस्त विकिरण ऊर्जा को एब्जॉर्ब किया जा सके। जैसे क्या होता है कि अभी देखो मैंने यहाँ पे अभी जो मैंने बताया है, यहाँ पे एक थर्मोकपल लगा दिए। अब क्या करो, यहाँ पे एक यहाँ पे कहाँ पे देखो, ध्यान से देखो डायग्राम, यहाँ पे एक थर्मोकपल लगा दियो। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे बहुत से थर्मोकपल लगा दूँ, थर्मोकपल का थर्मोपुंज लगा दूंगा। पुंज मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा, यहाँ पे थर्मोकपल का कई थर्मोकपल लगा दूंगा। इससे क्या होगा, जितनी भी रेडिएशन आएगी थोड़ी भी लॉस नहीं होगी, सब थर्मोकपल के द्वारा डिटेक्ट कर ली जाएंगी कि कितना रीडिंग और कितना ये बॉडी कितना हॉट है। समझ में आ गया। तो अब देखते हैं ऑप्टिकल पैरोमीटर। देखिए ये किस सिद्धांत में, जिस तरह से रेडिएशन पैरोमीटर रेडिएशन के फिनोमेना पे वर्क करता है, ऑप्टिकल पैरोमीटर ऑप्टिक मीन्स लाइट पे डिपेंड करता है। कैसे लाइट पे डिपेंड करता है वो मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से देखिए। जैसे आप लोग जानते हो कि कोई भी जब मेटालिक सरफेस को या कोई भी धातु को जब आप गर्म करते हो तो क्या होता है, उससे विकिरण ऊर्जा, आप जानते हो अभी मैंने बताया रेडिएशन एमिट होने लगता है, जो विभिन्न तरंग दैर्ध्य की होती है। आप जानते हो तरंग दैर्ध्य क्या होता है, वेवलेंथ की होती है। तथा कम, जैसे मान लो, जैसे आप देखते हो कि जैसे कोई बॉडी है, तो अभी मैंने बताया है कि जब आप हीटर ही जलाते हो, जैसे हीटर का फिलामेंट लगाते हो, फिलामेंट तंतु जो होता है, बल्ब का फिलामेंट ही होता है, चाहे हीटर का तंतु होता है, कम टेम्परेचर पे लाल नहीं होगा। जब उसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा तभी हमें दिखाई देता है लाल। उसी तरह से क्यों कम टेम्परेचर पे क्या होता है, कम टेम्परेचर पे क्या होता है, अधिक तरंग दैर्ध्य वाली रेडिएशन हमें मिलता है, जो हमें दिखाई नहीं देती है। कोई भी बॉडी का तरंग दैर्ध्य अगर वेवलेंथ अधिक होगा तो हमें दिखाई नहीं देगा। उसके लिए वेवलेंथ अधिक होने का मतलब क्या, इसकी एनर्जी कम है। एनर्जी कम है तो इसका मतलब हमें दिखाई ही नहीं देगी। हमें दिखाई देने के लिए उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, वेवलेंथ कम होनी चाहिए, एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी होती है एच न्यू होती है। न्यू क्या होता है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होती, देखो E=H न्यू, hc/λ पढ़े हो आप लोग। तो एनर्जी जितना ही अधिक होगी वेवलेंथ उतना ही कम होगा। मीन्स आप जितना ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, हमें रेडिएशन हमें दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसी सिद्धांत पे काम करता है ये। अब जैसे देख लो 540 डिग्री सेंटीग्रेड पे डार्क रेड दिखाई देता है,
डार्क रेड। 680 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाएगा तो मीडियम चेरी रेड दिखाई देगा। 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे देख रहे हो किस तरह से टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। तो कलर भी जैसे वाइट कलर देखो 1205 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिखाई देना। जैसे आप लोग सन को देखते हो ना, सन एक्चुअली लाल या पीला नहीं है। सन को अगर हम सूर्य है, अगर हम सूर्य को अंतरिक्ष से देखेंगे तो सूर्य हमें वाइट दिखाई देता है। लाल तो हमें यहाँ पे पृथ्वी पर मौजूद जो वायुमंडल के कारण दिखाई देता है। ये मैं ऐसे जस्ट जानकारी के लिए बता रहा हूँ। लेकिन सन को अगर आप अंतरिक्ष से देखो, स्पेस से देखोगे तो सन हमें क्या दिखाई देगा? वाइट दिखाई देगा। क्योंकि जितना ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो तो देख रहे हो जो भी रेडिएशन होता है वो सफ़ेद दिखाई देने लगता है। समझ में आ गया? ये होता है। अब देखो इसका अरेंजमेंट क्या होता है ऑप्टिकल पायरोमीटर का। ध्यान से देखना है, बहुत अच्छा है कॉन्सेप्ट इसमें। जैसे देखिए, जैसे इसका अरेंजमेंट ध्यान से देखते हो क्या क्या होता है। जैसे ये आपका हॉट सरफेस हो गया, हॉट सरफेस है ये आपका हॉट सरफेस। ये कौन सा सरफेस है? जिसका हमें टेम्परेचर मेजर करना है। जैसे मान लो कि किसका टेम्परेचर मेजर करना है, जैसे मान लो कोई धातु का टुकड़ा ही है, हम उसको गर्म करते जा रहा है। अब क्या करो, यहाँ उसका मैं देखना चाहता हूँ कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किए, तो यहाँ पे रख दो। उसका टेम्परेचर हमें मेजर करना, तो यहाँ से रख दो। आप जानते हो जब उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो उससे रेडिएशन, विकिरण ऊर्जा उत्पन्न होती जाएगी। तो वो उसी के अनुसार उसी कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। कैसे देखो, अब देखो यहाँ पे ये आपका क्या होता है? ऑब्जेक्टिव लेंस। ये क्या ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है? जो भी रेडिएशन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? गर्म सतह से, मीन्स जिस बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट करना है उसको आ रहा है, जो कि रेडिएशन आ रहा है उसको क्या करता है? एक जगह कलेक्ट करता है। अभी तो बताया मैंने, ऑब्जेक्टिव लेंस या ऑब्जेक्टिंग लेंस या जो उत्तल लेंस होता है एक जगह उसको फोकस कराता है। अब देखो ये एब्जॉर्बिंग स्क्रीन है और यहाँ पे फिल्टर होता है। ये देखो आई पीस, यहीं आँख से हम देखेंगे। क्या देखेंगे अभी बता रहा हूँ। देखो ये बल्ब है। ये बल्ब क्या होता है? इस पूरे डब्बे में रखा हुआ है। देख रहे हैं, ये सिलेंडर टाइप का बना हुआ है। इस सिलेंडर टाइप में बल्ब रखा हुआ है और इस बल्ब को किससे कनेक्ट कर दिए हो? ये बैटरी से कनेक्ट कर दिए हो। इस बैटरी में क्या है? देखो ये धारा को मापने वाला यंत्र भी है। मिली एम्पियर में कितना धारा दिए, यहाँ पे धारा प्रवाहित। देखो ये स्लाइडिंग है, रियोस्टेट है। रियोस्टेट मीन ये क्या करता है? इसके करंट में वेरी कराता है। इसमें रेजिस्टेंस में वेरी कराने से रेजिस्टेंस में अगर बदलाव करोगे तो जानते हो करंट में बदलाव होगा। तो ये यही करता है। अब देखो यहाँ से बैटरी से क्या करते हैं? इस फिलामेंट को जलाते हैं। ऐसा क्यों जरूरत पड़ा अभी बता रहा हूँ। पहले तो इसका अरेंजमेंट देख लो। अरेंजमेंट में बता रहा हूँ। ये फिल्टर क्या करता है? यहाँ से जो जैसे मान लो हम आँख यहाँ पे लगी, जैसे तुम यहाँ पे बैठ जाओ, जैसे ये बैठ गया, जैसे मान लो तुम हो यहाँ पे, कोई लड़का है तुम्हारे क्लास का, वो यहाँ पे बैठ के देख रहा है, तो यहाँ से आँख देखेगा तो फिल्टर से क्या होगा? फिल्टर से रेडिएशन को देखेगा। फिल्टर से होते हुए देखेगा। तो रेडिएशन को कैसे देखेगा? हम जानते हैं हमको कैसे दिखाई देता है कोई भी वस्तु? जब हमारी आँखों पे रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। कोई भी लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट होकर उस पर प्रतिबिंब बनाती है। अब देखो एक्चुअली अब कैसे मेजरमेंट करते हैं, ध्यान से देखो, इसकी वर्किंग देखो। जैसे क्या होता है कि जब ये वस्तु गर्म होती है तो यहाँ से रेडिएशन निकलने लगती है। रेडिएशन आप अभी बताए विकिरण ऊर्जा के रूप में निकलने लगती है। वो विकिरण ऊर्जा को क्या करता है? ये ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है? एक जगह कलेक्ट करता है। कहाँ कलेक्ट करता है? इस विकिरण ऊर्जा को कहाँ कलेक्ट करता है? इस बल्ब पे कलेक्ट करता है। इस विकिरण ऊर्जा को इस बल्ब पे कलेक्ट करता है। अब ये बल्ब का जो इस बल्ब पे कलेक्ट करता है। उसके बाद से एक बात, इस बल्ब को समझ लो एक तरह से ऐसे है। देख अभी इसका डायग्राम मैं दिखा रहा हूँ। ये बल्ब है ऐसे, ध्यान से देखो, इसमें फिलामेंट लगा हुआ है। इसमें एक फिलामेंट लगा हुआ है ना, ऐसे फिलामेंट लगा हुआ है। अब यहाँ से जो रेडिएशन आ रहा है यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। अब देखो तो यहाँ पे रेडिएशन कैसे इस बल्ब के सतह पे कलेक्ट होगा। इस बल्ब के सतह पे कलेक्ट होगा। अब क्या करो, तुम फिलामेंट को भी जला दो। फिलामेंट को कैसे जलाओगे? अब तुम बल्ब को कैसे जलाओगे? भाई बल्ब को जलाने के लिए यहाँ पे बैटरी तो दी गई है ना, बैटरी की सहायता से तुम इसमें करंट भेजोगे और बल्ब को जलाओगे। ऐसा क्यों कर? अब ध्यान से देखना, जब बल्ब को जलाओगे और इस पे रेडिएशन को भी ला रहे हो तो
तो क्या होगा, और आप यहाँ पे बैठ के देख भी रहे हो, ध्यान से देखना, तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, क्या देख रहे हो, बल्ब को जलते हुए भी देख रहे हो, और इसी फिलामेंट इसी लेंस पर क्या हो रहा है, यहीं पर यहाँ से जो भी विकिरण को भी एकत्रित किया जा रहा है और बल्ब को भी जलाया जा रहा है। एक बात ध्यान दे रहा है, यहाँ से जो विकिरण ऊर्जा आ रही उसकी सहायता से बल्ब नहीं जलाया जा रहा है। बल्ब का फिलामेंट किसकी सहायता से जलाया जा रहा है, बैटरी की सहायता से। अब क्या होगा, ध्यान से देखना, देख कहाँ से रहे हो तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। एक बात जो पूरा ये देखने का खेल है, अगर मान लो तुम्हें दिखाई नहीं देता है तो तुम टेम्परेचर मेजरमेंट नहीं कर सकते हो, इसलिए पूरा देखने का, कोई अच्छे से देख लेगा, कोई कम देख लेगा, ये पूरा देखने का खेल है। अब देखो कैसे देख रहे हो बैठ के, यहाँ से जब बैठ के तुम देखोगे ना, तो जब फिलामेंट ये जलेगा, एक बात बताओ, तुमसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, कोई बल्ब है, अगर उसमें धारा का मान कम होगा, करंट का मान कम होगा, तो उस बल्ब की रोशनी कम होगी, मतलब चमकदार बल्ब कम होगा। अगर उसमें करंट की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे, धारा की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, तो वो बल्ब हमें चमकदार दिखाई देता है। आप लोग जानते हो, जैसे कोई बल्ब है, अगर मान लो इसमें 10 मिली एम्पियर का आप करंट भेज रहे हो, और ये कोई बल्ब है इसमें 20 मिली एम्पियर का करंट भेज रहे हो। अब मैं पूछूं इन दोनों में सबसे चमकदार बल्ब कौन दिखाई देगा, तो आप बोलोगे सर 20 मिली एम्पियर वाला करंट बल्ब। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें करंट की वैल्यू ज़्यादा, इसमें धारा की वैल्यू ज़्यादा, धारा ज़्यादा भेज रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा दे रहे हो, समझ में आया। उसी तरह सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी है, यहाँ से रेडिएशन भी इसी बल्ब पे आ रहा है, और इस बल्ब को जलाया भी जा रहा है बैटरी की सहायता से। तो जब आप आँखों से देखोगे, यहाँ से देखोगे, तो ये अगर इस रेडिएशन की वैल्यू, ये जो रेडिएशन आ रहा है, इसका मान अगर बैटरी से जो भी बैटरी के द्वारा जो भी बल्ब, ध्यान से सुनना, बैटरी के द्वारा जो भी बल्ब जलाया जा रहा है उसका टेम्परेचर, उसके मान, करंट से जो भी बल्ब जला रहे हो उसका मान सेम रहेगा, तो हमें उसका फिलामेंट नहीं दिखाई देगा। जैसे देखो ध्यान से, अगला डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं, कैसा मैं कह रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये 3 डायग्राम है, 3 डायग्राम कैसे दिखा रहा हूँ। देखो ये बल्ब का वही बल्ब है, बल्ब में फिलामेंट लगा हुआ है, देखना बल्ब है, ये बल्ब में फिलामेंट लगा हुआ है। देखो इसी बल्ब पे क्या करो, रेडिएशन पी आ रहा है, रेडिएशन कौन भेज रहा है, रेडिएशन देखो, इस डायग्राम को दिमाग में रखो, रेडिएशन कौन भेज रहा है, रेडिएशन ये भेज रहा है, ये कोलिमेटिक लेंस, इस पे बल्ब रेडिएशन, कहाँ से रेडिएशन आ रही है, गर्म सतह से रेडिएशन आ रही है। गर्म सतह क्या है, जिसका हमें टेम्परेचर मेजरमेंट करना है, समझ में आ गया। और ये फिलामेंट को कौन जला रहा है, फिलामेंट को बैटरी जला रहा है, ध्यान से देखना। अब देखो, तो एक बात बताओ, जब फिलामेंट को बैटरी से कनेक्ट करके बैटरी से जला रहे हो और इस बल्ब पे रेडिएशन भी आ रहा है, तो हमें ये फिलामेंट का तंतु कब दिखाई नहीं देगा, जब इस पे जो भी विकिरण आ रहा है उसका मान मतलब उसका टेम्परेचर, और ये जो बल्ब का टेम्परेचर कैसे, मतलब बल्ब में जो करंट भेजोगे तो बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा, तो उसका टेम्परेचर, बल्ब जलते जलते आग फेंके, जैसे आप लोग देखते हो ना, जो भी 10 रुपये वाला जो बल्ब होता है लाइट, उसको देखते हो हीट रहती है, तो बल्ब जब जलता है तो हीट ऊष्मा उत्पन्न करती है, उसी तरह से वो टेम्परेचर ही तो है एक तरह से। तो ये जो हीट होगा, ये जो बल्ब होगा, ये जो बल्ब का फिलामेंट कब दिखाई नहीं देगा, जब इस पे रेडिएशन पड़ रहा है उसका मान और ये फिलामेंट का मान जब सेम हो जाएगा, तो ये अदृश्य हो जाएगा फिलामेंट। समझ में आ गया। तुम कहाँ से देख रहे हो, तुम अपनी आंखों से यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से बैठ के देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो, समझ में? कैसे, मैंने अभी बताया, जब इस पे पड़ने वाले विकिरण का मान मतलब क्या, अगर मान लो 200 डिग्री सेंटीग्रेड, मान लो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, चलो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर, अभी मुझे पता नहीं है कि टेम्परेचर कितना है, लेकिन मैं जस्ट इमेजिन कर रहा हूँ, मान लो ये 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, यहाँ से विकिरण आया तो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो बैटरी से जब जलाओगे इस बल्ब को, तो बल्ब को जलाने पर भी यहाँ पे जो विकिरण होना चाहिए 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तभी ये फिलामेंट नहीं दिखेगा। समझ में आ गया। अगर मान लो बाई चांस, ध्यान दो, अब 3 केस बन सकते हैं। बाई चांस अगर मान लो फिलामेंट का टेम्परेचर अधिक है, मीन्स बैटरी के द्वारा तुम करंट की वैल्यू बढ़ा दे रहे हो,
जब बैटरी के द्वारा आप करंट की वैल्यू बढ़ा दे रहे हो, अगर मान लो बैटरी के द्वारा करंट की वैल्यू बढ़ा दोगे तो क्या होगा, बल्ब का फिलामेंट चमकदार हो जाएगा, तो बल्ब का सिर्फ फिलामेंट दिखाई देगा, इस पे बल्ब का फिलामेंट दिखाई देने लगा, इस पे जो रेडिएशन होगा वो नहीं दिखाई देगा। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि अभी बताएं जो जिसका टेम्परेचर अधिक रहेगा वो चमकदार ज़्यादा होगा, अभी तो बताया है मैंने। अब देखो ध्यान से देखो, एक और केस हो सकता है। अगर मान लो बैटरी के द्वारा जो भी करंट भेज के, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए क्योंकि ऑनलाइन समझाना थोड़ा सा कठिन लग रहा है, लेकिन ध्यान से सुनोगे समझ में आ जाएगा। बैटरी के द्वारा आप करंट भेज रहे हो, इस बल्ब को जला रहे हो, तो बल्ब को जब आप जला रहे हो तो अगर मान लो बल्ब को जलाने पर इसके द्वारा जो टेम्परेचर हो रहा है वो कम हो रहा है, और जो ऑब्जेक्टिव लेंस की सहायता से जो इस पर विकिरण भेज रहे हो इससे कम है, किससे कम है, इसके टेम्परेचर से कम है, तो बल्ब का फिलामेंट कम चमकदार दिखाई देगा इसकी अपेक्षा, स्क्रीन की अपेक्षा। स्क्रीन क्यों? देखो ध्यान से देखो, जैसे देखो गहरा तंतु का तापक्रम कम मीन्स जो भी ये फिलामेंट है उसका टेम्परेचर कम मीन्स करंट की वैल्यू कम है, जो धारा जो बैटरी के द्वारा भेज रहे हो बल्ब में वो कम भेज रहे हो, तो कौन सा चमकदार दिखाई देगा? देखो चमकदार सतह कौन सा दिखाई दे रहा है, ये ऊपर वाला चमकदार क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इसी पर तो लेंस के द्वारा तुम क्या कर रहे हो, विकिरण को भेज रहे हो। ये विकिरण कहाँ से आ रही है? जो भी जिस ऑब्जेक्ट की बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट कर रहे हो। अब देखो ध्यान से देखो, एक और केस कब हो सकता है कि जब फिलामेंट ज़्यादा चमकदार दिखाई दे सरफेस की अपेक्षा, स्क्रीन की अपेक्षा। कब दिखाई देगा? जब फिलामेंट में तुम करंट की वैल्यू बढ़ा दोगे, और किससे बढ़ा दोगे? जो भी इस पर रेडिएशन आ रही है जितने पर उससे अधिक होए, तो बल्ब का फिलामेंट चमकदार दिखाई देगा। अब सर कह रहे हो सर इससे टेम्परेचर मेजरमेंट कैसे हो गया? देखो टेम्परेचर कैसे मेजर होगा करोगे। देखो अभी मैंने बताया है कि जब ये बल्ब का तंतु अदृश्य हो जाता है, बल्ब का तंतु कब अदृश्य हो जाएगा? बल्ब का तंतु कब तब फिलामेंट कब नहीं दिखाई देने लगेगा? जब जो भी यहाँ से बैटरी के द्वारा करंट आप भेज रहे हो उसके द्वारा जो भी टेम्परेचर जो बल्ब का फिलामेंट दिखाई दे रहा है, और जो यहाँ से रेडिएशन के द्वारा इस पे विकिरण ऊर्जा जा रही है, उन दोनों की वैल्यू सेम हो तो हमें ये फिलामेंट दिखाई नहीं देगा, तभी वही उसकी वैल्यू हो जाएगी टेम्परेचर। कैसे वैल्यू हो जाएगी? ध्यान से देखो, जैसे मान लो यहाँ से ये जो भी लेंस है, जो भी ये ऑब्जेक्ट है, इसके हमें टेम्परेचर मेजरमेंट करना है। यहाँ से रेडिएशन आया, यहाँ से लेंस पे पड़ा, लेंस इसको रेडिएट करके यहाँ पे भेजा। अब मेरा काम क्या है? अब मैं तुम यहाँ पे बैठ के देख रहे हो, यहाँ से आँख लगा के देख रहे हो, यहाँ से आँख से। अब मेरा काम क्या है? अब मैं इस बैटरी के द्वारा बल्ब को जलाऊँगा। अब बल्ब को तब तक जलाऊँगा जब तक कि बल्ब का ये फिलामेंट हमें अदृश्य ना हो जाए, हमें दिखाई नहीं देना चाहिए फिलामेंट। कहाँ कैसे तुम्हें पता चलेगा दिखाई नहीं दे रहा है? यहाँ से तुम देखोगे तो बल्ब का फिलामेंट दिखाई नहीं देना चाहिए। तो जब बल्ब का फिलामेंट नहीं दिखाई देगा तो वहीं पे रुक जाएंगे, और यहाँ से करंट की वैल्यू देखेंगे कि कौन से करंट पर तुम्हारा ये फिलामेंट अदृश्य हो जा रहा है। फिलामेंट अदृश्य कब होगा? जब यहाँ से रेडिएशन आ रहा है, इसका टेम्परेचर और बल्ब के जो करंट जा रहा है उसका टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तो जब वही करंट हम नोट कर लेंगे, वही करंट की वैल्यू को देख के हम पता कर लेंगे। यहाँ पे पोटेंशियोमीटर करंट लगा होता है, पोटेंशियोमीटर लगा होता है, उसी से हम देख लेंगे। देखो किसके टर्म में आ गया? करंट पोटेंशियोमीटर के टर्म में आ गया, करंट के टर्म में आ गया, वही वैल्यू बता देगा आपको कितना टेम्परेचर है। उसे करंट के टर्म में हम देख लेंगे, फिर उसकी सहायता से हम टेम्परेचर को निकाल लेंगे फार्मूले की सहायता से। समझ में आ गया? देख रहे हो ये सूचक बता रहा है ना, ये सूचना दे रहा है। कैसे सूचना दे रहा है? जब फिलामेंट हमें दिखाई नहीं, क्यों फिलामेंट को दिखाई क्यों नहीं देने के लिए कर रहा है? क्योंकि हमें इसके जो भी यहाँ से रेडिएशन आ रही है इस लेंस के द्वारा, इसके रेडिएशन के टेम्परेचर के बराबर करना है हमें। समझ में आ गया? आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आगे देखते हैं आपका बाई मेटेलिक थर्मोमीटर। देखिए इसमें नाम से छुपा हुआ है बाई मेटेलिक। देखो बाई मेटेलिक क्या होता है? इसमें नाम से देखो बाई मीन दो, इसमें दो धातुओं को कॉम्बिनेशन होता है।
बाई मेटालिक, आप जानते हो दो धातुओं का कॉम्बिनेशन होता है। देखिए बाई मेटालिक थर्मोमीटर क्या होता है, जैसे आप लोग को मैंने बताया था कि जब मॉस में जब पढ़ाया था मैंने, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने थर्मल स्ट्रेस बताया था, थर्मल स्ट्रेस बताया था। थर्मल स्ट्रेस में क्या होता है कि आप लोग जानते हो जो भी धातु होता है, अगर इसको टेम्परेचर हीट दे रहे हो, इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, ये धातु की लंबाई में वृद्धि होगी और इसी धातु की लंबाई को अगर मैंने यहाँ पे दोनों तरफ से बॉन्ड कर दिया, बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, तो ये बढ़ना चाहता है लेकिन बढ़ने नहीं दिया जाता, तो यहाँ पे स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है। मैंने बताया था ना, उसी को थर्मल स्ट्रेस कहते हैं। तो सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट होता है बाईमेटेलिक थर्मोमीटर में। बाईमेटेलिक थर्मोमीटर में क्या होता है कि आप लोग जानते हो कोई भी धातु को जब गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ती है। जैसे आप लोग जानते हो रेलवे की पटरी को गर्मी के थोड़ा गैप दिया जाता है, आप लोग पढ़े होंगे, थोड़ा गैप क्यों दे दिया जाता है बनाते वक्त, क्योंकि आप लोग जानते हो गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर हाई हो जाता है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, अगर गैप नहीं दोगे तो पटरियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। वही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट होता है। ये सभी धातु तापमान बढ़ाने पड़ते हैं। और एक बार जान जाओ, मैंने बताया था जितने भी धातुएं होती हैं सबका रेखीय प्रसार, सबका लंबाई जो बढ़ना होता है अलग अलग होता है। जैसे मान लो ये एल्युमिनियम का धातु है और ये कॉपर की है। इन दोनों को सेम टेम्परेचर, जैसे मान लो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसे भी गर्म किए, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसे भी गर्म किए। अब दोनों में सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी बढ़ेगी, दोनों को सेम लंबाई नहीं बढ़ेगी, टेम्परेचर भले सेम है लेकिन पदार्थ अलग अलग है। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा लंबाई उनकी बढ़ेगी जिसका अल्फ़ा की वैल्यू अधिक होगी। अल्फ़ा मीन्स रेखीय प्रसार गुणांक, मीन तापमान प्रसार गुणांक। आप लोग को बताया था मैंने एक फार्मूला, जो भी लंबाई में वृद्धि होगी L अल्फ़ा डेल्टा T के बराबर होगा, यही रेखीय प्रसार गुणांक होता है। समझ में आ गया? डेल्टा L इक्वल टू अल्फ़ा बताया था ना मैंने। जैसे मान लो ये कोई धातु है, अगर इसकी लंबाई L है तो अगर इसको गर्म किया जाता है तो इसको गर्म करने पर इसकी जो लंबाई में वृद्धि होगी डेल्टा एल में से लंबाई में वृद्धि, प्रारंभिक लंबाई इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक आपने बढ़ाया है। जैसे मान लो इस धातु का ये टुकड़ा है, पहले मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहा होगा, अब इसको बढ़ाते 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बढ़ाए तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाए, 90 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 में से 10 घटाओगे वही डेल्टा टी हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट, ये बात आप लोग जानते हो, थोड़ा सा इंट्रो था। अब देखते हैं इससे टेम्परेचर मेजरमेंट कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। जैसे मैंने बताया था बाई मेटेलिक थर्मोमीटर। बाई मेटेलिक है मीन्स इसमें दो धातुओं को जोड़ा जाता है। दो धातुओं को जैसे मान लो ये धातु ये है, ये मान लो एल्युमिनियम का वायर है, एल्युमिनियम है, ये एल्युमिनियम है, समझ लो एल्युमिनियम। और इसी में क्या करो, जैसे ये देखो ये आपका एल्युमिनियम है और इसी में मैं क्या करूँगा, इसी के नीचे मैंने क्या किया है, ये कॉपर का, ये एल्युमिनियम है, ये कॉपर है। अब दोनों को मैंने जोड़ दिया है। दोनों को जोड़ोगे कैसे, तुम सोल्डरिंग के द्वारा जोड़ सकते हो, ब्रेजिंग के द्वारा जोड़ सकते हो, इन सब चीज़ों की वेल्डिंग की सहायता से जोड़ सकते हो। लेकिन इन लोगों का जोड़ मजबूत होना चाहिए ताकि इनके बीच में रिलेटिव मोशन ना हो। क्यों रिलेटिव मोशन मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता चले इन दोनों के बीच में जोड़ ऐसा बना दो कि जब हीट दोगे तो एक की लंबाई एक भग के इधर चला गया, एक इधर लंबाई बढ़ी तो एक इधर चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन दोनों साथ साथ चलने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो इन दोनों को सोल्डरिंग या ब्रेजिंग की सहायता से आप जोड़ देते हो। अब देखो इससे टेम्परेचर मेजरमेंट कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। जैसे क्या करते हैं, जैसे इसमें देखो ये ब्लैक वाला दिख रहा है ना आप लोगों को, एक ब्लैक है एक वाइट टाइप का दिख रहा है। इन दो धातुएं हैं, एक धातु ये एक धातु, इन दोनों को सोल्डरिंग के द्वारा जोड़ दिया गया है और इसका एक सिरा फिक्स कर दिया गया है। ध्यान से देखो, इसका एक सिरा फिक्स कर दिया गया है और दोनों धातुओं को जोड़ दिया गया है। अब देखो क्या होगा, जब आप जानते हो जब इसको गर्म करोगे तो अगर मान लो ये एल्युमिनियम का है और नीचे वाला कॉपर का है, तो जिसका रेखीय प्रसार गुणांक अधिक रहेगा वो ज़्यादा लंबाई तक फैलेगा और जिसका रेखीय प्रसार कम रहेगा वो कम लंबाई तक वृद्धि होगी।
तो तो देखो जैसे आप लोग एक कॉन्सेप्ट एक बता दें। जैसे मान लो ये आपका एल्युमिनियम का है, ये नीचे है कॉपर का, इसी में दो, ये एल्युमिनियम का है और ये कॉपर का है। अब दोनों को जोड़ दिया गया है, दोनों धातु को जोड़ दिया गया है। तो जब एक बार जब इसका एक सिरा फिक्स करोगे ना, जब इसको आप हीट दे के गर्म करोगे, टेम्परेचर दे गर्म करोगे, तो ये धातु ये पूरा जो सिस्टम, क्योंकि इन दोनों को रिविट से जोड़ दिया गया है, जब रिविट से जोड़ दिया गया तो ये पूरा अरेंजमेंट बना, ये उस तरफ मुड़ जाएगा जो इस तरफ मुड़ जाएगा जिसका रेखीय प्रसार गुणांक कम होगा। रेखीय प्रसार गुणांक कम होगा मीन्स जो कम फैलेगा। जैसे देखो, जैसे ध्यान से देखना, अभी डायग्राम में जरूर होगा कहेंगे। जैसे मान लो ये धातु ऊपर वाला है, ये धातु 2 है, तो इनमें जो नीचे वाला है, नीचे की तरफ देखो मुड़ गया है ना, तो नीचे की तरफ मुड़ गया है, तो इसका मतलब नीचे वाला का अल्फा की वैल्यू ऊपर वाले की अल्फा की वैल्यू से कम है। अल्फा की वैल्यू क्या है? अल्फा की वैल्यू मीन्स इसी से डिसाइड होता है कि कौन सा धातु है जिसकी लंबाई बढ़ेगी और कौन सा धातु है जिसकी लंबाई कम होगी। किसकी लंबाई उसकी अपेक्षा कम बढ़ेगी। समझ में आ गया? बढ़ेगी लेकिन कम बढ़ेगी। जैसे देखो ये अल्फ़ा 1 है, मान लो ये अल्फ़ा 2 है, तो अल्फ़ा 2 की वैल्यू अल्फ़ा 1 से कम है, तो ये ऐसे मुड़ गया, ऐसे मुड़ गया ना, डिफ्लेक्ट हो गया। अब देखो यहीं से तुम क्या करते हो, एक सूचक जोड़ देते हो। सूचक क्या करता है, ये तापमान स्केल से क्या करता है, तापमान जब ये जानते हो कि जब ये मुड़ जाएगा तो ये सूचक भी मुड़ जाएगा, तो ये क्या होगा, इतने वही रीडिंग को हम पढ़ लेंगे और देखेंगे कितना मुड़ा, तो वही इसके जो डिफ्लेक्शन होगा, जो मुड़ना होगा, जो डिफ्लेक्ट होगा, वही इसके टेम्परेचर स्केल पर बता देगा कि कितना डिफ्लेक्ट हुआ। और वही इसी टेम्परेचर स्केल पर टेम्परेचर पैमाना बना होता है, उसी टेम्परेचर को आप देख लोगे कि कितना टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर आप लोगों का बढ़ा है। समझ में आ गया? ये होता है आपको, जैसे आप लोग बताया था भी डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, तापमान प्रसार गुणांक अल्फा है, तापमान में परिवर्तन डेल्टा टी, एल इक्वल टू प्रारंभिक लंबाई। जैसे देखो ये एक स्पाइरल जो मेटेलिक थर्मोमीटर है, ये देखते हैं क्या होता है। वक्राकार द्विधात्विक तापमापी, ये क्या होता है देखिए। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी वही होता है, दो धातुओं को ले लेते हैं। देखो एक धातु ये ब्लैक से दिखाया गया है, एक धातु वाइट से दिखाया गया है। अब इन दोनों को कर्व के रूप में मोड़ लेते हैं, वक्र के रूप में मोड़ लेते हैं। अब क्या, इसका एक सिरा फिक्स कर लेते हैं। देखो एक सिरा फिक्स है। अब जब इसमें हीट दोगे मीन्स गर्म करोगे। जैसे आप लोग टेम्परेचर को ही तो मेजरमेंट कर रहे हो ना, तो टेम्परेचर को कम करोगे या ज़्यादा करोगे? कम करोगे तो सिकुड़ जाए। आप लोग जानते हो धातु जो होता है, अगर उसका टेम्परेचर कम करोगे तो सिकुड़ जाता है। अगर टेम्परेचर अधिक करोगे, टेम्परेचर उसका बढ़ाओगे मीन्स उसे गर्म करोगे तो फैलता है। आप लोग ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये जानते होंगे। तो जैसे इसका, जैसे मान लो इसका टेम्परेचर, आप लोग इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर मान लो बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो। जैसे आप लोग टेम्परेचर मेजरमेंट कर रहे हो तो टेम्परेचर घटा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। जैसे मान लो अभी मैंने क्या करा कि एक केस ले रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, इसको हीट दोगे, तो जब हीट दोगे तो क्या इसका एक सिरा तो फिक्स है, दूसरा सिरा आपका ये है। तो जब इसको टेम्परेचर दे के बढ़ाओगे तो क्या होगा, जब बढ़ाओगे तो ये तो फिक्स है, ये यहाँ से तो ये फैल नहीं सकता। अच्छा, एक सिरा फिक्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक सिरा इसलिए फिक्स कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं जो भी फैले, मीन्स जब इसको टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं या टेम्परेचर घटा रहे हैं, टेम्परेचर घटाने तो सिकुड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, तो वो एक ही दिशा में फैले। इस तरह फिक्स कर दोगे तो इधर नहीं फैल पाएगा। समझ आ गया? तो जब इसको इधर आप लोग क्या कर रहे हो, इधर फिक्स कर दे रहे हो, जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो ये इधर ही डायरेक्शन में फैल रहा है। तो क्या होगा, यहाँ से जो सूचक जुड़ा रहेगा वो सूचक क्या करेगा, ये भी जब मान लो ये फैलेगा तो क्या करेगा, धक्का देगा इधर, तो ये सूचक भी इसी पर मूव करेगा। वही इंडिकेटर क्या देगा, ये टेम्परेचर, इस टेम्परेचर स्केल है, वही टेम्परेचर बता देगा। समझ में आ गया? जैसे ये प्लस है मीन्स जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये फैलेगा तो ये सूचक को इधर ले जाएगा, इधर। अगर मान लो इसका टेम्परेचर घटा रहे तो मैं देखना चाहता हूँ, अच्छा जैसे मान लो ये मेटल है, मेटल के दोनों छड़, अब टेम्परेचर घटा रहे हो मीन्स इसको, जैसे मान लो पहले ये
पहले 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, रूम टेम्परेचर पे है, अब तुम इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ला रहे हो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ला रहे हो, तो टेम्परेचर घटा रहे हो, टेम्परेचर घटा रहे हो तो क्या होगा, अब क्या करो, अब ये जो इंडिकेटर होगा वो क्या देगा, वो इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, इधर गति करेगा, समझा गया। तो इस पे देख के हम पता लगा लेंगे कि कितना टेम्परेचर है। तो ये होता है आपका पूरा टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आज ख़त्म होता है। अब अगले लेक्चर में किसी और टॉपिक की बात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।